नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सितंबर में हुए गैंगरेप कांड पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी ये जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसे अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किया जा सकता है। हाईकोर्ट में सोमवार को हाथरस कांड को लेकर सुनवाई होनी है, जहां यूपी सरकार को अपना पक्ष रखना है। अब एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर ही स्थानीय डीएम पर एक्शन लिया जा सकता है। हाथरस कांड पर सोमवार को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। इस दौरान गृह सचिव तरुण गाबा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की ओर से हलफनामा दाखिल किया जाना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को एक दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 29 सितंबर को युवती ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार भी किया था। इसी दौरान स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े हुए थे और कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। इस मसले पर काफी राजनीतिक बवाल हुआ था, जिसके बाद यूपी सरकार ने पूरे केस की जांच के लिए एसआईटी बनाई। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर मुनव्वर राणा के उस बयान के लेकर दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही करार दे दिया था। एफआईआर में इस बयान को वैमनस्यता बढ़ाने का बयान बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राणा के द्वारा दिया गया ये बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कहा गया कि फ्रांस में कार्टून विवाद पर हत्याओं को सही ठहराना उनका सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। पुलिस ने कहा कि यह बयान समुदायों को बीच वैमनस्यता फैलाने वाला, सामाजिक सौहार्द पर विपरीत प्रभाव डालने वाला है और इसे लोक शक्ति भंग होने की आशंका है। पुलिस ने मुनव्वर राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A, 298, 505 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा के मुताबिक मुनव्वर राणा ने एक निजी चैनल पर बयान दिया था, जिसमें फ्रांस में कार्टून विवाद के बाद की गई हत्या को सही बताया गया था। उन्होंने कहा कि यह बयान सौहार्द बिगाड़ने लायक बयान है, इसके लिए एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद एक मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने का आरोप लगा है। इस मामले में 4 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 4 लोग आए। इनमें से 2 लोगों ने मंदिर के सेवायतों को गुमराह कर मंदिर परिसर में ही नमाज पढ़ी और अब इस मामले में धारा 153A, 295 और 505 के तहत बरसाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये शिकायत मंदिर प्रशासन की ओर से दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया कि दिल्ली से 2 लोग मंदिर में आए थे। दोनों मुस्लिम लोगों ने बिना इजाजत के मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी और अपने फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए, जो वायरल हो गए हैं। एफआईआर में कहा गया कि इनको फोटो डालने से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। आरोप लगाया गया कि ये लोग मंदिर में फोटो का दुरुपयोग न करें और कहीं इन्हें विदेश संगठनों से फंडिंग तो नहीं मिल रही है। ऐसे में इस मामले में जल्द जांच की अपील की गई है। आपको बता दें कि मथुरा में इस तरह का मामला तब सामने आया जब यहाँ पर स्थिति कृष्ण जन्मभूमि और उसके पास बनी मस्जिद का मामला अदालत पहुंचा है। बीते दिनों ही यहाँ पर कुछ संगठनों ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की है और मथुरा जिला अदालत में याचिका लगाई है, जिस पर नवंबर में ही सुनवाई होनी है। वहीं यह खबर यूपी के शिकारपुर से है, जहां शिकारपुर में खुर्जा रोड पर स्थित शिव मंदिर स्वर्ग आश्रम में विराजमान हनुमान और संत रविदास की मूर्तियों को खंडित किया गया। इतना ही नहीं, मौके पर आगजनी की घटना भी हुई, जिससे भक्तों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं मंदिर के पुजारी ने पुलिस में शिकायत देते हुए बताया कि मंदिर में कार सवार कुछ लोग आए और मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने लगे। साथ ही मंदिर की झोपड़ी में भी आग लगाई गई, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। हमने गेट नहीं, पहले जंगला खोला, जंगला में देखा तो बाहर की तरफ आग लगी हुई थी। अच्छा। झोपड़ी बाहर वाली में जी। फिर गेट खोला, अचानक ब्लास्ट हुआ, अंदर कमरे में केवल फूक गया। अच्छा।
पीछे देखा झोपड़ी में पूरी तरह से आग बह रही। हाँ हमने तुरंत ही इतनी देर बाद ही तुरंत सीओ कोतवाल को फ़ोन किया। हाँ उन्होंने सत्यावना दी। हाँ फिर फायर ब्रिगेड के लिए फ़ोन किया। जी। फिर यहाँ कमेटी वाले जो आश्रम वाले हैं उनके लिए जानकारी दी। हाँ कि सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए। फिर उन्होंने कहा कि फिर मूर्ति टूटी पड़ी थी, उधर हमने ध्यान दिया तो मूर्ति टूटी पड़ी थी रविदास। मूर्ति रविदास जी की टूटी है? जी टूटी नहीं, खंडित पूरा तोड़ डाला वो मूर्ति को। अच्छा। हाँ जी जी। तो उसके पास बराबर में एक हनुमान की मूर्ति है। हाँ उसको भी क्षतिग्रस्त कर। वहीं यूपी के कानपुर देहात में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। अधिकारी भी इस मामले की सूचना पर आंखें बंद कर बैठे हैं। अवैध खनन की सूचना पर खबर कवरेज करने गए एक पत्रकार के साथ खनन माफियाओं ने मारपीट की और जिले से गायब कराने और गोली मारने तक की धमकी दे दी, जिसकी सूचना के बाद जिले के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। गाड़ी खाली कर भाग रहे डंपर चालक ने खुद वहां पर बताया कि उसको एक फोन करके खनन माफिया गोपू यादव ने कहा था कि वहां से गाड़ी खाली करके दोनों जेसीबी और 5 डंपर लेकर निकलो। खबर बुलंदशहर की तहसील शिकारपुर से है, जहां एक गरीब व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर समाजसेवी शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई के घर पहुंचे और आंखों की रोशनी चले जाने की बात कही। ये सुनते ही समाजसेवी शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई ने व्यक्ति की आंखों का ऑपरेशन कराकर दोबारा रोशनी दिलवाने का जिम्मा उठाया। इस दौरान शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव समसपुर में रविवार को समाजसेवी शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई की आवाज पर कई गांवों के लोगों ने समाजसेवी को आगे बढ़ने की आवाज भी उठाई। समाजसेवी ने शिकारपुर क्षेत्र में कहीं भी कन्या इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज न होने पर भविष्य में अपने विधानसभा में कन्या इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनवाने की मांग भी उठाई है और उन्होंने कहा है कि मैं भविष्य में संबंधित उच्च अधिकारियों से क्षेत्र में ये काम कराने का जिम्मा उठाऊंगा और किसानों और ग्रामीणों की कोई भी समस्या और कोई भी गरीब बेटी की शादियों में भी हर संभव मदद की जाएगी। वहीं शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई की आवाज पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे और समाज में आगे बढ़ने के लिए समाजसेवी शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई को हर संभव सहयोग देने की बात भी कही और क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए आवाज उठाई। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो जनहित के लिए और गरीब लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए काम करेगा, उसी को क्षेत्र का आने वाला चुनाव में नेता बनाया जाएगा। कानपुर विधानसभा के गांव समझकर अलग अलग गाँव से लोग आए, अलग अलग कास्ट से आए। खासतौर पर निषाद पार्टी जो है ये आज यहाँ पे आई। इन्होंने जो सामाजिक मुद्दे हैं, इलाके की समस्या हैं, किसानों के मुद्दे पर चर्चाएं हुई हैं और एक दूसरे से जिस तरह से मैं समाज सेवा में इस इलाके में लगा हूँ, इन्होंने मेरे विचार जाने और इन्होंने अपने विचार इस मीटिंग में पंचायत में रखे हैं। उससे हम लोगों के बीच एक तालमेल बनाया कि आगे इलाके का विकास करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से काम हो और चाहे वो जनहित के जो भी और दूसरे मुद्दे हों, उनमें हम लोग अपने विचारधारा के साथ में आगे बढ़ के काम करें। समाज सेवा की जो भाव हमारे अंदर है वो हमें अपने जो इलाके के जो बुजुर्ग हैं, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए हम मदद करने के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। एक बुजुर्ग जी आए थे, उन ताऊ की हमने कह दिया है कि दोनों आंखें खराब हैं, उनकी आंखों की भी ऑपरेशन कराएंगे और साथ में उनकी जो घरवाली ताई है वो भी बता रहे हैं वो भी नहीं देख पा रही है, तो हम उनकी भी आंखों में रोशनी लाने का काम करेंगे। इनकी आंखों में रोशनी रहेगी तो ये हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमारे जीवन में रोशनी रहेगी। ये हमारा उद्देश्य है। हमें एक ऐसे कर्मठ एवं जुझारू प्रत्याशी की आवश्यकता है जो हर गरीब की आवाज को, हर मजबूर की आवाज को, हर मजदूर को, शोषितों वंचितों की आवाज को बुलंद करने का काम करे। ऐसे शिव कुमार शर्मा जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अभी हमारे एक ऐसे ताऊ जी थे जिनकी आंखों में परेशानी थी, उनको मदद की। हम पूरा समाज, पूरा कश्यप समाज, निषाद पार्टी इनका आभार व्यक्त करती है और इनको हर तरह से तन मन धन से पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। एक एक कार्यकर्ता इनके लिए इन्हें जिताने का काम करेगा। 2022 के चुनाव में हम इन्हें यहाँ से विधायक बनाकर अपना यह बहुमत दिखा देंगे कि जो गरीबों की सुनेगा, जो गरीबों के साथ है, उनके भी हम वोट देंगे, वरना ऐसे किसी भी ताकतवर या ऐसे नेता का वोट नहीं देंगे जो तानाशाही करेगा। और इन्होंने सबसे अच्छा एक कार्य किया है। एक बुजुर्ग बाबूजी हैं, उनकी आंखों के लिए ध्यान दिया और उनका ऑपरेशन बोला है। उन्होंने की है आंखों का ऑपरेशन कराएंगे और विश्वास है कि उनका ऑपरेशन कराएंगे। जी, मैं शिव कुमार के पास में आया। अच्छा, आपकी मेरे लिए मदद लेने के लिए मेरे आँखों से मुझे चलता नहीं है, मेरा ऑपरेशन होना चाहिए। किसी से मांगी, मुझे किसी ने नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करा दूंगा।
बुलंदशहर में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनावों के लिए आज पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है। नई मंडी परिसर से 579 पोलिंग पार्टी अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई है। ये पार्टी बुलंदशहर में वोटिंग कराने का काम करेगी, जिसकी व्यवस्था को देखने के लिए मौके पर एसडीएम भी पहुंचे। बता दें कि कोरोना काल के चलते बुलंदशहर जिला प्रशासन उपचुनाव में वोटिंग करने के लिए मतदाताओं को हैंड ग्लव्स उपलब्ध करवाएगा। मतदाता बगैर हैंड ग्लव्स पहने ईवीएम को छू भी नहीं पाएंगे। बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए करीब 4 लाख हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। कितनी पोलिंग पार्टियां बाई इलेक्शन के लिए रवाना होने वाली हैं और अभी क्या स्थिति है पोलिंग पार्टी रवाना होने की? देखिए, कल दिनांक 3 नवंबर को होने वाले बाई इलेक्शन के लिए कुल 579 बूथों के सापेक्ष 579 पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी यहाँ, और हम लोग कोशिश करेंगे 12 बजे के पहले ही सारी पार्टियां यहाँ बुक कर जाएँ। अभी तक लगभग 40 पार्टियां सामान ले चुकी हैं और अब तेज़ी से लोग आ रहे हैं, और कोशिश है कि 11 बजे तक सब सामान ले लें, 12 बजे के पहले सबको बसों पर बैठा करके उनके गंतव्य तक भेज दें। और उनके पोल तक पहुंचने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को है। सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ से रवानगी की सूचना देंगे, उसके बाद जाकर के एक बूथ चेक करेंगे, पोलिंग पार्टियाँ पहुँची नहीं पहुँची हैं, पहुँचे तो उनकी वहाँ की गतिविधियाँ भी देखेंगे, उसके बाद पोलिंग पार्टियों को पहुँचने की भी सूचना देंगे। वहीं पीलीभीत के थाना जहानाबाद में अमखेड़ा गांव में डीएम पुलकित खरे के आदेश पर 60 दिन बाद कब्र से युवक का शव निकाला गया। मृतक युवक के परिजनों ने दोस्त पर हत्या करने का आरोप लगाया। मृतक युवक को दोस्त दिल्ली काम करने के लिए ले गया था, जहां मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने कब्रिस्तान में दफना दिया। अब मृतक युवक के परिजनों ने जिलाधिकारी को पत्र देकर पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा था, जिसके बाद डीएम के आदेश पर तहसीलदार और भारी पुलिस फोर्स के साथ कब्र से युवक के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।